हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में देखिए हम लोग इस टाइप के ट्रांसलेशन सीखेंगे। नए शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी, सड़कों की मरम्मत की जा चुकी है, नई परियोजनाएं तैयार की जाएंगी, मोहन को इनाम दिया जाएगा, यहाँ रेडीमेड कपड़े बेचे जाते हैं, चोर पकड़े जा चुके हैं, किताबें छप रही हैं, कल अनुवाद पढ़ाया जाएगा, मेले में खिलौने बेचे जा रहे थे। इस टाइप के ट्रांसलेशन को हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग अच्छे से और डिटेल से पढ़ेंगे। और इसको मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको पूरा देखिए। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको लाइफ टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी लॉन्ग एस्से या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मेरे साथ। तो मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट, आज का वीडियो में देखिए हम इस टाइप का ट्रांसलेशन सीखेंगे। ये जो भी सेंटेंस आप देख रहे हैं इन सब का ट्रांसलेशन हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं। कैसे करते हैं? पैसिव वॉइस में। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस हम लोग पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव में चेंज करना नहीं पढ़ेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है पैसिव वॉइस के सेंटेंस। और जनरली देखा जाए तो कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं या स्पोकन इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें ज़्यादा पैसिव वॉइस का ही यूज होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह देखते होंगे उसमें जो लैंग्वेज होती है उसमें ज़्यादा पैसिव वॉइस में ही सेंटेंस लिखे जाते हैं। तो इसलिए पैसिव वॉइस के ट्रांसलेशन आपको आने बहुत 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 ज़रूरी हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और बार बार देखिए और खूब प्रैक्टिस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं पैसिव वॉइस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है ना? देखिए, तो सबसे पहले हमको एक्टिव और पैसिव में अंतर जानना पड़ेगा कि एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के में। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम दोनों के डिफरेंसेस समझ लेते हैं। देखिए, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस। वर्ब के दो रूप होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है ना? तो देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है। अगर मान लीजिए हमारे सामने हिंदी का कोई सेंटेंस आया, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया उस सब्जेक्ट को पढ़िए। ठीक है ना? सब्जेक्ट देखिए दो टाइप के होते हैं। ठीक है? सब्जेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं। जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, एक सेकंड, देखिए ये जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना? एक सब्जेक्ट हमारा एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस नहीं, सब्जेक्ट एक्टिव होता है। और एक सब्जेक्ट हमारा पैसिव होता है। क्या होता है? पैसिव। मैं वॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट को मैं कह रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट एक्टिव होता है और एक सब्जेक्ट पैसिव होता है। एक्टिव सब्जेक्ट का मतलब होता है ये डूअर होता है। क्या होता है? डूअर। और पैसिव सब्जेक्ट जो होता है वो नॉन डूअर होता है। क्या होता है? नॉन डूअर होता है। सब्जेक्ट दो टाइप के, एक एक्टिव सब्जेक्ट और एक पैसिव सब्जेक्ट। एक्टिव सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा सब्जेक्ट जो डूअर हो, डूअर मतलब काम को करने वाला। ठीक। अब पैसिव सब्जेक्ट का मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो काम को ना करे। तो मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो काम को करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो काम को नहीं करते हैं। तो जो सब्जेक्ट काम को करेगा वो डूअर कहलाएगा, जो सब्जेक्ट काम को नहीं करेगा वो नॉन डूअर कहलाएगा। तो हमारे सब्जेक्ट दो होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सब्जेक्ट मतलब डूअर, पैसिव सब्जेक्ट मतलब नॉन डूअर। अब आ जाइए, देखिए इसमें जो लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। ठीक है? तो वॉइस जो होता है वो देखिए ये वर्ब का रूप होता है। वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वो वर्ब के रूप होता है। ठीक है ना? तो देखिए हमारे सामने मान लीजिए कोई हिंदी का ट्रांसलेशन आ गया, ठीक, सेंटेंस दिया, हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर है। मतलब वाक्य का सब्जेक्ट उस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को वाक्य का सब्जेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उस एक्शन को, जो सेंटेंस में एक्शन दिया है उसको अगर सब्जेक्ट करेगा तो वह सब्जेक्ट डूअर कहलाएगा। ठीक है ना? तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट डूअर है, नंबर एक, ठीक, उसमें सिंगल वर्ब हो। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि उस वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। ठीक, उसमें जो वर्ब होगा वो सिंगल वर्ब होगा। सिंगल वर्ब का मतलब हो गया जो सिंगल वर्ब होगा जिसमें एक ही वर्ब होगा। जैसे पढ़ता है,
पढ़ रहा है, लिखता है, लिख रहा है, खेलता है, दौड़ता है, हंसता है, ठीक है ना, मारता है, खरीदता है, देता है, ये सब क्या है, ये सब आपके सिंगल वर्ब हैं जिसमें एक ही वर्ब है, केवल पढ़ना, इसमें और कोई वर्ब नहीं है। पढ़ रहा है और कोई वर्ब नहीं मिला, इसमें कोई और वर्ब मिला नहीं, मतलब सिंगल वर्ब का मतलब ये ऐसा वर्ब नहीं है जो दो वर्ब से मिल के बना हो। लिखता है केवल एक वर्ब है लिखना, लिख रहा है केवल एक वर्ब है लिखना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। लिखने का काम कौन कर रहा है, मोहन, ठीक है। तो इस वाक्य में देखिए सब्जेक्ट कौन है, मोहन पत्र लिखता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मोहन के बारे में बात करें तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें एक्शन क्या है, लिखने का। तो क्या ये सब्जेक्ट इस एक्शन को कर रहा है, लिखने का काम कौन कर रहा है, मोहन। तो इसका मतलब हो गया है कि इस सेंटेंस में मोहन ऐसा सब्जेक्ट है जो डूअर है, लिखने का काम यही कर रहा है, तो ये डूअर सब्जेक्ट हो गया। इसमें जो वर्ब देखिए सिंगल वर्ब है, इसमें एक ही वर्ब है, मतलब ये लिखने का काम, ये लिखना जो वर्ब है इसमें और कोई अन्य वर्ब मिला नहीं है, तो ये सिंगल वर्ब हुआ, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो एक्टिव वॉइस का मतलब क्या हुआ कि एक्टिव वॉइस ऐसा वाक्य जिसका सब्जेक्ट डूअर हो, ठीक, इसमें सिंगल वर्ब दिया हो, उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए। दूसरा पैसिव वॉइस, अगर कोई वाक्य पैसिव वॉइस में है, कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य जो दिया हुआ है वो पैसिव वॉइस में है। देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, हमारे सामने जो हिंदी का सेंटेंस आया है उसको पढ़िए, ठीक है, और उसका सब्जेक्ट देखिए। अगर वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर है, मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट जो वाक्य के एक्शन को ना करे, तो वह सब्जेक्ट नॉन डूअर कहलाएगा। तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर है और उसमें डबल वर्ब दिया है, डबल वर्ब का मतलब कि जो वर्ब होगा वो दो वर्ब से मिल करके बनेगा। जैसे देखिए, पढ़ा जाता है, तो इसमें पढ़ना प्लस जाना, पढ़ा जा रहा है, पढ़ना प्लस जाना, लिखा गया है, लिखना प्लस जाना गया, ठीक। लिखा जा रहा है, लिखना प्लस जा रहा है, मतलब ये ऐसा वर्ब है जो जिसमें दो वर्ब है, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, तो इसीलिए इसको हम लोग डबल वर्ब कहेंगे, दोहरी क्रिया कहेंगे, ठीक है ना। अब इसे देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस आपको ऐसा मिले, ठीक है ना, जिसका सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, सब्जेक्ट क्या हो, नॉन डूअर हो, नॉन डूअर हो, मतलब एक्शन ना करे, और उसका जो वर्ब हो वो डबल वर्ब हो। डबल वर्ब का मतलब कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें मुख्य क्रिया हो, क्या हो, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द है, मुख्य क्रिया के साथ जाना, तो ये दोनों मिलकर के डबल वर्ब बना लेते हैं। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द है, और जाना नहीं आएगा, जाना से बना हुआ शब्द किसी न किसी रूप में, जैसे जाता है, ठीक है, जा रहा है, जा रहा है, गया, ठीक, गया, इस टाइप के, ठीक है ना। जाता है, जा रहा है, गया, गई, ठीक, जा चुका है, इस तरह से। तो मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द किसी न किसी रूप में अगर मिला है तो इसका मतलब वाक्य पैसिव है, ठीक है ना। जैसे देखिए, पत्र लिखा जाता है, तो लिखा जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें लिखना प्लस जाना। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द किसी न किसी रूप में दिया हो, इसका मतलब वाक्य पैसिव में है। तो जाना का मतलब ये जाना मतलब चलाना नहीं, जैसे हम पैर से चलते, स्कूल जाता है, मार्केट जाता है, उस जाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द किसी न किसी रूप में आता है, तो इसका मतलब वाक्य पैसिव में होता है, और वहाँ जाना का अर्थ चलने से नहीं होना चाहिए। लिखा जाता है, तो यहाँ काम लिखने का हो रहा है, लेकिन लिखना के साथ जाना शब्द लगा है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। उसी तरह से देखिए, पढ़ा जा रहा है, तो पढ़ना प्लस जाना, पढ़ना प्लस जाना, लेकिन यहाँ जाना का मतलब चलने से नहीं है। लिखा गया है, लिखना प्लस गया,
ये जाना का ही एक रूप है, लेकिन चलना इसका अर्थ नहीं है। ये वाक्य पैसिव है, मतलब कि जब वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो और मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द किसी न किसी रूप में जुड़ा है, तो इसका मतलब वो वाक्य पैसिव में है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि एक्टिव वॉइस, अगर वाक्य हमारे सामने जिसका ट्रांसलेट करना है, वाक्य का सब्जेक्ट डूअर है, उसमें सिंगल वर्ब है, तो इसका मतलब वाक्य एक्टिव वॉइस में है, उसका अनुवाद हम एक्टिव में करेंगे। लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस आ गया जिसमें वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर है, मतलब जो काम को नहीं कर रहा है, और उसमें मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द किसी न किसी रूप में जुड़ा है, तो वो वाक्य पैसिव वॉइस में, उसका अनुवाद हम लोग पैसिव में करेंगे। बस यही चीज़ है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, लिखा एक पत्र लिखा जा रहा है। मान लीजिए इसमें को हम ट्रांसलेट करेंगे, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट, एक पत्र लिखा जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, जिसके बारे में हम बात करेंगे वही सब्जेक्ट है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पत्र की, तो पत्र हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। तो क्या लिखने का काम ये पत्र कर रहा है, नहीं, लिखने का काम कोई और होगा, मोहन, सुरेश, तुम, मैं, कोई और हो सकता है। मतलब ये वाक्य का सब्जेक्ट तो है, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट है जो काम को खुद नहीं कर रहा है। तो जब काम नहीं करेगा तो ये नॉन डूअर सब्जेक्ट हुआ। कौन सा सब्जेक्ट है, नॉन डूअर। ठीक, दूसरा पहचान, इसमें कौन सा काम हो रहा है, लिखना, तो लिखना मेन वर्ब हो गया। यहाँ इसके साथ क्या मिला हुआ है, ये जाना, जा रहा है मिला है, लेकिन इस जाने का मतलब चलना नहीं है। ठीक है ना, तो मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द आ गया, इसका मतलब ये डबल वर्ब है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट नॉन डूअर है और मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द किसी न किसी रूप में आ जाए, इसका मतलब वाक्य पैसिव में है, तो इसका अनुवाद हम लोग पैसिव में करेंगे। ठीक है, अब देखिए, किसी भी हिंदी से इंग्लिश, किसी भी सेंटेंस को अगर हम हिंदी से इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, तो उसको देखिए, हमको चाहे सेंटेंस एक्टिव हो चाहे पैसिव, रूल यही है हमेशा। देखिए, सबसे पहले हमको जिस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उसको हम पहचानते हैं कि ये दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में है। तो सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे, टेंस। क्या पहचानेंगे, टेंस। और टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब है, अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब है, तीन वर्ब है, तो उसमें एक फाइनाइट होगा और बाकी सब नॉन फाइनाइट होगा। तो जो टेंस की पहचान कराएगा वही फाइनाइट हो जाएगा। मतलब कि दो, टेंस की पहचान हमेशा वर्ब से होती है। ठीक है ना, टेंस की पहचान किससे होती है, हमेशा वर्ब से। तो मान लीजिए किसी सेंटेंस में दो दो वर्ब है, ये कही वर्ब है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब है, कौन सा है, दो वर्ब, तो इसमें से, या तीन वर्ब है, दो वर्ब या तीन वर्ब है, तो इसमें से तीनों फाइनाइट नहीं होगा, एक ही फाइनाइट होगा। जो टेंस की पहचान कराएगा, जो हमको टेंस की सूचना देगा कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में है, वो फाइनाइट हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर ये टेंस बताया तो ये फाइनाइट हो गया, आइए दोनों टेंस नहीं बताएंगे तो ये हमारे नॉन फाइनाइट हो जाएंगे। बस इतना सा है। ठीक है ना, तो टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है, और फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आता है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान किससे होगी, फाइनाइट वर्ब से होगी। फाइनाइट वर्ब आएगा कहाँ, फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में ही रहेगा। वाक्य चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में ही आएगा। तो टेंस पहचान लिए, उसके बाद हम सेंटेंस पहचानेंगे कि सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। उसके बाद देखेंगे कि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। तो एक बार फिर से देखिए, पहले हम क्या करेंगे, टेंस की पहचान करेंगे। टेंस की पहचान किससे होगी, फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब कहाँ रहेगा, हिंदी वाक्य के अंत में। ठीक, उसके बाद क्या पहचानेंगे, सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। उसके बाद क्या देखेंगे कि सेंटेंस हमारा एक्टिव है कि पैसिव। एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस में अनुवाद करेंगे, पैसिव में दिया है तो पैसिव वॉइस में अनुवाद करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम पैसिव वॉइस, हमारे जो 12 टेंस होते हैं, उस 12 में से 8 टेंस का पैसिव बनता है। ठीक है ना, तो चलिए हम देखिए बारी बारी से सब आपको शॉर्टकट में आपको बताएंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर कोई सेंटेंस जिसको हमको अनुवाद करने के लिए मिला है, उसके अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये मैं पैसिव की बात कर रहा हूँ, एक्टिव की नहीं है। ये जितना मैं बता रहा हूँ सब पैसिव। तो अगर कोई सेंटेंस है उसके अंत में ता है, ती है, ते आएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है।
एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और आर प्लूरल के साथ। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट रहेगा इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब का थर्ड, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे मान लिया हमको इसको ट्रांसलेट करना, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और वीडियो को आप पूरा देखिए, लास्ट आते आते आपको एकदम लर्न हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए ये सेंटेंस हमसे किसी ने कह दिया, अनुवाद करिए कि एक पत्र लिखा जाता है, तो जो ऊपर बताए हैं, पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान किससे होगी, फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब कहाँ रहेगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है, ता है, ता है, ती है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, टेंस पहचान। अब सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, वाक्य एक्टिव है कि पैसिव, तो सब्जेक्ट कौन है, पत्र, काम कौन सा हो रहा है, लिखने का, तो सब्जेक्ट देखिए डूअर है कि नॉन डूअर, लिखने का काम कौन कर रहा है, पत्र, नहीं, कोई और कर रहा है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन डूअर है। इसमें मेन वर्ब क्या है, लिखना, मुख्य क्रिया, इसके साथ जाना शब्द आ गया, तो मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द आ गया, सब्जेक्ट नॉन डूअर, इसका मतलब वाक्य को हम पैसिव में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। ठीक, तो पहले सब्जेक्ट, ए लेटर। ठीक, वो लेटर सिंगुलर है इसलिए इज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिखना का राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, बाई प्लस ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। अगर रहता मोहन के द्वारा तो लिखते बाई मोहन, सोहन के द्वारा बाई सोहन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो लाइक करिए और कमेंट करिए। आगे देखते हैं। देखिए, अगर अगर मान लीजिए ये सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब ई के बाद हम लोग यही नॉट लगा देंगे। ठीक है, जो एक्टिव में जैसे करते हैं वैसे पैसिव में करना। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो इसको हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देना है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लिखा है, यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। अब डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, ती है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव, क्योंकि नहीं आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव। यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी, जिसके बारे में बात होगी वही सब्जेक्ट होगा। किसके बारे में बात हो रही है, हिंदी, तो हिंदी आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसमें वर्ब कौन सा है, पढ़ाना, तो पढ़ाना मुख्य क्रिया है, यही तो काम हो रहा है, ये मुख्य क्रिया। इसके साथ जाना शब्द लिखा है, तो मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द आ गया। नंबर एक, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, हिंदी, नहीं, ये हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो काम नहीं कर रहा है, नॉन डूअर है, तो इसका मतलब ये पैसिव में बनेगा। किस में बनेगा, पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव और निगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, पहले सब्जेक्ट हिंदी, फिर इज, एम, आर, इज हिंदी सिंगुलर है, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट। ठीक, यहाँ की अंग्रेजी हियर। देखिए, अब इसी को इंट्रोगेटिव बना दिया। क्या यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव रहेगा तो इसको उठा के यहाँ कर दिया। ठीक है ना, देखिए इज हिंदी टॉट हियर। ठीक, अगर क्वेश्चन वर्ड रहता कि यहाँ हिंदी कब पढ़ाई जाती है, तो कब की इंग्लिश क्वेश्चन व्हेन यही जोड़ देते, अगर रहता तो। आगे देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आ जाइए, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कोई भी सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। तो कोई सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस बीइंग। इज, एम, आर में से एक ही लगेगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ठीक, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है, मान लीजिए इसको ट्रांसलेट करना है तो पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानिए। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, रही है, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। ठीक, अब देखिए वाक्य एक्टिव है कि पैसिव, इसका सब्जेक्ट कौन है, हिंदी, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का, तो क्या हिंदी पढ़ा रहा है, नहीं, पढ़ाने का काम कोई और करेगा, इसका मतलब ये नॉन डूअर सब्जेक्ट है। ठीक, हो गया। अब इसमें क्रिया कौन है, पढ़ना, यहाँ जाना शब्द लगा है, मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द आ गया, सब्जेक्ट नॉन डूअर, इसका मतलब पैसिव। इसका अनुवाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव में होगा। तब ट्रांसलेट करिए, पहले सब्जेक्ट हिंदी, इसके बाद इज, एम, आर, हिंदी सिंगुलर है इसलिए इज,
फिर बीइंग, बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, और यहाँ की अंग्रेजी हियर। ठीक है ना। चलिए देखिए, सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है। ठीक, अब आप ऐसे समझिए, सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? सड़क, जिसके बारे में बात होगी वही सब्जेक्ट हो जाएगा। सड़क, मरम्मत कौन कर रहा है? कोई और, लेबर, मजदूर कोई और होगा, मतलब ये नॉन डूअर सब्जेक्ट हो गया। ठीक, इसमें वर्ब कौन है? मरम्मत प्लस जाना, मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द आ गया, पैसिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव लेकिन निगेटिव। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, द रोड्स, प्लूरल है इसलिए आर, इसके बाद नॉट, 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 फिर बीइंग, बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड, मरम्मत का रिपेयर, रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। ठीक, अब देखिए अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ये देखिए यही सेम सेंटेंस है, यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, अफर्मेटिव है, और ये इसी का इंट्रोगेटिव है। ठीक, तो इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले चली जाती है, कोई चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। देखिए इज को उठा के पहले कर दिया, बाकी सब सेम है। अब आप बाकी समझ लीजिए। ठीक, आगे देखिए, थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, गया है, गई है आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। ठीक, अब इसका ट्रांसलेशन होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, यह काम किया जा चुका है, तो पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान किससे होगा? फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, लास्ट में क्या लिखा है? चुका है, चुका है, चुकी है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका सब्जेक्ट एक्टिव है कि पैसिव? सब्जेक्ट कौन है? यह काम। काम कर कौन रहा है? कोई और। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो काम नहीं करेगा, तो ये कौन सा सब्जेक्ट हुआ? नॉन डूअर। इसमें देखिए कौन सा काम हो रहा है? करने का, करना प्लस जाना, मुख्य क्रिया के साथ जाना आ गया, सब्जेक्ट नॉन डूअर है, वाक्य पैसिव, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। तो पहले सब्जेक्ट यह काम, दिस वर्क, इसके बाद हैज क्योंकि ये सिंगुलर है, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड, करना का अंग्रेजी डू, डू का थर्ड फॉर्म डन। ठीक, अगर यही सेंटेंस निगेटिव रहेगा, यह काम नहीं किया जा चुका है, तो यहीं पे नॉट लगा देंगे, दिस वर्क हैज नॉट बीन डन। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा, क्या यह काम किया जा चुका है, तो हैज यहाँ कर देंगे, हैज दिस वर्क बीन डन। अब इसको आप खुद समझिए, यह पार्ट अभी नहीं पढ़ाया गया है। देखिए ठीक, इसको आप खुद समझ सकते हैं, आप इसको अपने से समझिए। ठीक है ना। चलिए अब आगे आ जाइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान होता है या ये, कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में या ये आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वाज और वेयर। अब इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, कल सांप को मार दिया गया, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, लास्ट में क्या आया है? या। अगर कोई सेंटेंस है या आएगा लास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। अब क्या देखेंगे? एक्टिव है कि पैसिव? इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सांप। अब मारेगा कौन? कोई और, मतलब ये सब्जेक्ट सांप नहीं मारेगा, तो ये नॉन डूअर हो गया। और इसमें देखिए, मारना प्लस है गया। ठीक है, मारना के साथ जाना शब्द अगर आ जाएगा, यहाँ जाना का मतलब चलना नहीं है, तो ये वाक्य पैसिव हो गया। अब इस रोल से बनाइए, पहले सब्जेक्ट द स्नेक, स्नेक सिंगुलर है इसलिए वाज, फिर वर्ब का थर्ड, मारना, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड। अब ये नहीं दिया किसके द्वारा, अगर रहता मोहन के द्वारा तो यही लिख देते बाई मोहन। अगर यही सेंटेंस देखिए निगेटिव रहेगा, ठीक, तो वाज के बाद नॉट लग जाएगा। देखिए उसी सेंटेंस है, यही देखिए निगेटिव है, कल सांप को नहीं मारा गया, वाज के बाद नॉट लगा दिए। कोई भी सेंटेंस है निगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। अब देखिए, क्या सांप को मार देगा, इंट्रोगेटिव है, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। देखिए यहाँ वाज को स्नेक के पहले कर दिया। ठीक, आ गया ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टीन्यूअस का क्या होता है? देखिए इसका पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे।
कोई सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? पैसिव का वाज वेयर के साथ बीइंग लग जाएगा, मतलब वाज बीइंग या वेयर बीइंग। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वेयर, प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कल पेड़ लगाए जा रहे थे, लास्ट में क्या लिखा है? रहे थे। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव। अब देखेंगे सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव। सब्जेक्ट कौन सा इसमें? पेड़। और लगाएगा कौन? कोई और, मतलब ये नॉन डूअर सब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ देखिए पेड़ लगाना प्लस जाना, मुख्य क्रिया के साथ जाना गया, इसका मतलब वाक्य को पैसिव बनाएंगे इस रूल से। पहले सब्जेक्ट पेड़, ट्रीज, क्योंकि रहे थे लिखा है, पेड़ ज़्यादा प्लूरल, फिर वेयर, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड। पेड़ लगाना की अंग्रेजी प्लांटेड, एस्टरडे। ठीक, अगर रहता कल पेड़ नहीं लगाए जा रहे थे, द ट्रीज वेयर, यहाँ नॉट लगा देते। क्या पेड़ लगाए जा रहे थे, तो इस वेयर को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देते। ठीक, इसको आप खुद समझिए। देखिए, मोहन के द्वारा पुस्तकें नहीं खरीदी जा रही थी, रही थी लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस, खरीदना प्लस जाना, मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द आ गया, और इसमें सब्जेक्ट कौन है? पुस्तकें। कौन है? पुस्तकें। ठीक, इन खरीदेगा कौन? कोई और, मोहन। काम मोहन के द्वारा हो रहा, मतलब सब्जेक्ट ये है लेकिन काम दूसरा कोई कर रहा है। ठीक, ये पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव है। देखिए ये इंट्रोगेटिव है, अभी आपको पीछे मैं बता दिया हूँ, अब आप उसको आराम से समझ लीजिए। अब ये देखिए पास्ट परफेक्ट, कोई सेंटेंस जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब पैसिव का हैड बीन होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सबके साथ ही लगेगा। इसका रूल होता है पैसिव का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। पत्र लिखा जा चुका था, तो लास्ट में क्या लिखा है? चुका था। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव। ठीक, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है? पत्र, लिखने का काम कोई और कर रहा है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है, तो नॉन डूअर सब्जेक्ट हो गया। और लिखना प्लस जाना, इसका मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द आ गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। देखिए अब इसको ट्रांसलेट करिए, पत्र, लेसन, नहीं सॉरी, लेटर, ये लेटर लिखा है। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, फिर वर्ब का थर्ड रिटन। ठीक, देखिए अगर मरीजों को दवा नहीं दी जा चुकी थी, दी जा चुकी थी, देना प्लस जाना, मुख्य क्रिया के साथ जाना आ गया, सब्जेक्ट कौन है? मरीज, देगा कौन? कोई और, इसका मतलब है नॉन डूअर। ठीक है, तो ये पैसिव में हो गया, मुख्य क्रिया के साथ जाना, सब्जेक्ट नॉन डूअर, इसका मतलब वाक्य पैसिव है। और कौन सा टेंस है? चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। लेकिन सेंटेंस क्या है? निगेटिव, क्योंकि नहीं दिया है, तो यहीं हैड के बाद नॉट लग जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट, देखिए तो क्या बनेगा? पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? मरीज, तो हो जाएगा द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट। उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद गिवन, वर्ब का थर्ड, इसमें फिर दवा ऑब्जेक्ट है, मेडिसिन। ठीक, चलिए देखिए, अब देखिए अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा तो हेड को, हाई सी हेड को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देना है। देखिए इंट्रोगेटिव है, इसको आप खुद समझ लीजिए। ठीक, आगे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में गा गे गी आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, आई और बी के साथ शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। कल एक पुस्तक खरीदी जाएगी, तो पहले टेंस पहचानेंगे, टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से, फाइनाइट और हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है? गी। कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। अब देखिए एक्टिव है कि पैसिव है, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट कौन है? एक पुस्तक, खरीदेगा कौन? कोई और, मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉन डूअर है। ठीक, इसमें मुख्य क्रिया कौन है? खरीदना, आई क्या है? जाना, मुख्य क्रिया के साथ जाना आ गया, इसका मतलब वाक्य पैसिव।
फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, पहले सब्जेक्ट एक पुस्तक, ठीक, फिर विल, फिर बी, इन दोनों में से एक ही लगेगा, फिर खरीदना का बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, ठीक, टुमारो। अगर यही सेंटेंस रहता कल पुस्तक नहीं खरीदी जाएगी तो विल के बाद ही नॉट लगा देते, विल नॉट बी। अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहता क्या कल पुस्तक खरीदी जाएगी तो विल को यहाँ कर देते हैं। देखिए ये आप समझिए, वही निगेटिव है, ठीक है ना। इसको आप खुद समझ सकते हैं, इसको आप खुद अपने से समझ सकते हैं। देखिए इसको, ये इंट्रोगेटिव है, आप खुद समझ लीजिए, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर लगाए। देखिए प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। अब फ्यूचर लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, कोई सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगे आएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल हैव बीन। देखिए विल या शैल में से एक लगेगा, फिर हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक। कल तक यह काम समाप्त किया जा चुका होगा, चुका होगा, करना प्लस जाना। देखिए जाना, तो मुख्य क्रिया के साथ जाना शब्द आ गया, ठीक। नंबर 1, इसमें सब्जेक्ट कौन है, कल तक यह काम समाप्त किया जा चुका है, तो काम तो कोई और करेगा, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉन डूअर है, मुख्य क्रिया के साथ जाना आ गया, पैसिव में है। तो इसका ट्रांसलेशन इस रूल से, पहले सब्जेक्ट यह काम, दिस वर्क, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड, समाप्त का अंग्रेजी फिनिश, थर्ड फॉर्म होगा फिनिश्ड, फिर बाई, ठीक। तो ये वाला बाई नहीं है, कल तक, इस तक की अंग्रेजी है बाई, और टुमारो माने कल, ठीक। अगर यही सेंटेंस निगेटिव रहेगा, कल तक यह काम नहीं समाप्त किया जा चुका है, तो विल शैल के बाद नॉट लगा देंगे। अगर यही इंट्रोगेटिव रहेगा कि क्या कल तक काम समाप्त किया जा चुका होगा, तो इस विल को उठा के यहाँ कर देंगे, ठीक। ये आप खुद समझ लीजिए, देखिए आप खुद समझ सकते हैं, थोड़ा दिमाग पर प्रेशर लगाइए, ठीक है। जितना ज़्यादा देखिए पढ़ने से नहीं होता, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा, प्रैक्टिस और रिवीजन दो चीज़ मायने रखता है, ठीक है ना। अगर आपको सफल होना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। अगर आपको समझ में आया तो ये सारा आप अपने आप इसको आप लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसको रिप्लाई करिए, ठीक है ना। देखिए नियुक्ति करना का होता है अपॉइंट करना। चलिए देखिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।